रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। तो ये टॉपिक थोड़ा सा थ्योरेटिकल टॉपिक है। रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस के बारे में हमने ऑलरेडी पहले भी पढ़ा हुआ है, लेकिन थोड़ा सा और हम इसमें एक तरह से यहाँ पे ऐड करने वाले हैं। रिवर्सिबल प्रोसेस हमारे पास ऐसा प्रोसेस होता है, अगर कोई हमारे पास सिस्टम है, उसमें हमारे पास कोई चेंज होता है और हम उस सिस्टम में इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट पे जाते हैं या किसी दूसरी स्टेट पे जाते हैं और उस स्टेट से दोबारा से हम चेंजेस करके इनिशियल स्टेट पे दोबारा पहुंच जाते हैं। तो इस तरह के प्रोसेस को हम रिवर्सिबल प्रोसेस यहाँ पे बोलते हैं। इफ ये प्रोसेस परमिट्स द रिटर्न टू द सिस्टम टू द इनिशियल स्टेट विदाउट प्रोड्यूसिंग एनी चेंज इन द सराउंडिंग और द सिस्टम इटसेल्फ। तो जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया था कि मान लो हमारे पास ये हमारे पास ए पॉइंट है, ये हमारे पास जो है बी पॉइंट है। हम कुछ थर्मोडायनेमिकल चेंजेस करते हैं और उन थर्मोडायनेमिकल चेंजेस को करके हम जो है ए स्टेट से बी स्टेट पे पहुंच जाते हैं। तो जैसे कि हमने जो पीवी डायग्राम की थी यहाँ पे, वॉल्यूम एंड प्रेशर, तो हम थर्मोडायनेमिकल चेंजेस यहाँ पे क्या है, मान लो सिस्टम का जो वॉल्यूम है वो चेंज होता है, मतलब इंक्रीज होता है, और जो प्रेशर है वो डिक्रीज होता है और हम ए स्टेट से बी स्टेट पे पहुंच जाते हैं। तो फिर हम क्या करते हैं कि वॉल्यूम को डिक्रीज करते हैं और प्रेशर हमारे पास इंक्रीज होता है और हम बी स्टेट से दोबारा से ई स्टेट पे पहुंच जाते हैं। तो इस तरह का जो प्रोसेस होता है, जिसमें कि हम कुछ थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स में चेंज करके एक स्टेट से चलते हैं, किसी इंटरमीडिएट स्टेट पे जाते हैं और वहां से दोबारा से उस इनिशियल स्टेट पे पहुंच जाते हैं। तो इस तरह का जो प्रोसेस होता है, इसको हम रिवर्सिबल प्रोसेस यहाँ पे बोलते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि हम किसी सिस्टम में ये चेंज कर रहे हैं। सिस्टम जैसा कि हमने डिस्कस किया था, सिस्टम हमारे पास क्या है कि जैसे फ्रिक्शनलेस पिस्टन हमने यहाँ पे लगाया और ये आइसोलेटेड कंटेनर हमारे पास है। तो हम वॉल्यूम पहले इंक्रीज करेंगे, फिर हम वॉल्यूम डिक्रीज करेंगे। तो ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। तो पिस्टन को पहले हम ऊपर ले जाएंगे, फिर पिस्टन को हम नीचे ले आएंगे सेम प्लेस पे। तो इनिशियल स्टेट पे पिस्टन हमारे पास पहुंच जाएगा। तो इसके अंदर हमारे पास गैस कंटेनर के अंदर एक गैस है और उस गैस को हम जो है सिस्टम यहाँ पे बोल देते हैं। तो सिस्टम के थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स हम यहाँ पे चेंज कर रहे हैं, वॉल्यूम हम इंक्रीज कर रहे हैं, प्रेशर हमारे पास जो डिक्रीज होगा, और फिर जब हमारे पास एक पर्टिकुलर प्रेशर और वॉल्यूम हो जाएगा और दोबारा से हम वॉल्यूम को कम करना स्टार्ट करेंगे, मतलब हम क्या करेंगे, ऊपर से पिस्टन को दबाएंगे और नीचे की तरफ पिस्टन को लाएंगे। तो पहले पिस्टन ऊपर की तरफ हम मूव करेंगे, वो तो गैस की वजह से मूव होगा, गैस पिस्टन के ऊपर प्रेशर डालेगी तो ये पिस्टन हमारे पास जो ऊपर चला जाएगा। लेकिन फिर एक स्टेट पे पहुंचने के बाद हम पिस्टन को नीचे की तरफ मूव करेंगे, दोबारा से उसी जगह पे पिस्टन ले आएंगे जहां पे पिस्टन पहले था। तो इस तरह से जब हम किसी प्रोसेस को करवाते हैं तो इस तरह के प्रोसेस को हम रिवर्सिबल प्रोसेस बोलते हैं कि वी प्रोसीड with the change of some thermodynamic variables and we reach at a certain state, and after that we proceed in backward direction and we change the thermodynamic variable in a reversible manner and the system reach in its initial state. Here initial state is A
So we proceed from A to B and B to A, and again system reaches at the same state A. So such type of process is known as the reversible process. लेकिन हमने साथ में पढ़ा है कि हमारे पास एक सिस्टम होता है, एक सराउंडिंग होता है। तो अगर हम इसको यहाँ पे सिस्टम मान रहे हैं तो इसके आसपास का जो हमारे पास एनवायरनमेंट है इसको हम सराउंडिंग बोलेंगे। तो सिस्टम प्लस सराउंडिंग से हमारे पास जो यूनिवर्स बनता है। तो इसलिए हम क्या बोलते हैं कि रिवर्सिबल प्रोसेस वो होता है जिसमें सिस्टम इनिशियल स्टेट के द्वारा पहुंच जाता है, मतलब कि सिस्टम में जैसे कोई चेंज ही ना हुआ हो। तो इसलिए हम क्या बोलते हैं कि अगर सिस्टम इनिशियल स्टेट पे पहुंच गया तो चेंज का मतलब क्या है, अगर इनिशियल स्टेट के हमारे पास जो थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स हैं वो P1 V1 है और फाइनल स्टेट के थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स P2 V2 है। तो यहाँ पे दोबारा से हम उसी स्टेज पे पहुंच जाते हैं जहां पे प्रेशर P1 था, वहां पे जहां पे वॉल्यूम V1 था। तो मतलब जैसे कोई चेंज हमारे पास नहीं हुआ हो। तो अगर सिस्टम में हमारे पास चेंज नहीं है तो नेचुरली हमारे पास सराउंडिंग में भी कोई चेंज नहीं होगा। तो रिवर्सिबल प्रोसेस के केस में हम बोल सकते हैं कि देयर इज नाइदर ए चेंज इन द सिस्टम एंड देयर इज आल्सो नो चेंज इन सराउंडिंग। तो दोनों के ही चेंज में, रिवर्सिबल प्रोसेस के केस में दोनों में ही चेंज हमारे पास नहीं होता, ना तो सिस्टम में ना तो सराउंडिंग में। पहले हम क्या करते हैं कि हमने सिस्टम को फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव किया, फिर हमने सिस्टम को बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव किया। तो इसका एग्जांपल है जैसे कि हमारे पास हम क्या करते हैं कि सिस्टम जो है हमारे पास काम करता है, वर्क इज डन बाय द सिस्टम ड्यूरिंग द फॉरवर्ड प्रोसेस। तो जैसे गैस है इस पिस्टन के ऊपर काम करेगी पहले, तो सिस्टम इज डूइंग द वर्क, सिस्टम इज डूइंग द वर्क, वर्क इज डन बाय द सिस्टम, सिस्टम काम करेगा। तो मान लो इस प्रोसेस में वो 10 जूल का काम सिस्टम करता है। एग्जैक्टली जब हम बैकवर्ड डायरेक्शन में पिस्टन को लाते हैं तो हमें 10 जूल का काम करना पड़ता है। तो जितना वर्क डन बाय द सिस्टम हमारे पास हुआ था 10 जूल का, उतना ही हमें 10 जूल का काम वर्क डन ऑन द सिस्टम हमें करना पड़ा। तो यहाँ पे कोई भी हमारे पास लॉस नहीं हुआ, जितना सिस्टम ने काम किया उतना ही हमने सिस्टम के ऊपर काम किया और हमने सिस्टम को इनिशियल स्टेट के ऊपर पहुंचा दिया। तो ऐसे प्रोसेस को हम रिवर्सिबल प्रोसेस बोलते हैं। और सिमिलरली कि मान लो सिस्टम 7 कैलोरी ऑफ हीट सराउंडिंग से एब्जॉर्ब करता है ड्यूरिंग द फॉरवर्ड प्रोसेस, और ड्यूरिंग द बैकवर्ड प्रोसेस 7 कैलोरी हीट शुड बी रिटर्न टू द सराउंडिंग। तो सराउंडिंग को भी हमें 7 कैलोरी हीट जो है देनी पड़ेगी। तो जैसे सराउंडिंग से हमने सिस्टम को काम करने के लिए 7 कैलोरी हीट ली और सिस्टम फॉरवर्ड स्टेट में चला गया, फिर हमने 7 कैलोरी हीट, मान लो सिस्टम बैकवर्ड डायरेक्शन में हमारे पास हमने दोबारा भेजा, तो उतनी हीट सराउंडिंग को हमारे पास रिजेक्ट हो जाएगी जब हम सिस्टम को दोबारा से उसी स्टेट पे पहुंचाएंगे। तो ये हमारे पास जो है 2 एग्जांपल में है जो उन्होंने बुक में रिवर्सिबल प्रोसेस के हमारे पास दिए हुए हैं। तो बोलता कि both the system as well as the surrounding can be left unchanged on the reversible process। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है हमारे पास कि रिवर्सिबल प्रोसेस के केस में हमारे पास ना तो सिस्टम पे फर्क पड़ेगा ना तो सराउंडिंग में फर्क हमारे पास पड़ेगा अगर हम किसी सिस्टम के ऊपर रिवर्सिबल प्रोसेस करवाते हैं।
मतलब रिवर्सिबल प्रोसेस के केस में सिस्टम दोबारा इनिशियल स्टेट पे पहुंच जाएगा, मतलब देयर विल बी नो चेंज इन द सिस्टम, सो देयर मस्ट नॉट बी चेंज इन द सराउंडिंग। और हमने पहले भी पढ़ा था कि रिवर्सिबल प्रोसेस के केस में जो हमारे पास एंट्रोपी चेंज होता है डेल्टा एस दैट इज इक्वल टू 0, मीन्स देयर मस्ट नॉट बी नो एंट्रोपी चेंज ड्यूरिंग द रिवर्सिबल प्रोसेस। तो एंट्रोपी चेंज इज 0 इन केस ऑफ रिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबल प्रोसेस मे और मे नॉट बी साइक्लिक। तो जो हमारे पास रिवर्सिबल प्रोसेस होता है वो हमारे पास साइक्लिक प्रोसेस भी हम उसको बोल सकते हैं और उसको साइक्लिक प्रोसेस भी नहीं बोल सकते। आल्सो ड्यूरिंग सच ए प्रोसेस वर्क में बी कन्वर्टेड इनटू हीट और हीट में कन्वर्टेड इनटू वर्क। तो जैसे हम हीट करके पिस्टन को मूव करवा सकते हैं, तो उसी तरह से पिस्टन के ऊपर काम करके हम अगेन हीट जो है इक्विवेलेंट हीट जो है जनरेट कर सकते हैं। और कंडीशन क्या है हमारे पास, देयर शुड बी नो डिसिपेशन ऑफ एनर्जी अगेंस्ट विस्कोसिटी और फ्रिक्शन। तो ऐसा नहीं कि हीट वहां पे लूज होगी तो जितना आप काम करेंगे उतना हीट में कन्वर्ट नहीं होगा। तो ये एक रिवर्सिबल प्रोसेस की हमारे पास जो है कंडीशन है कि हीट में हमारे पास वहां पे कोई लॉस नहीं होना चाहिए, जैसे कि हीट में लॉस होता है विस्कोसिटी की वजह से, फ्रिक्शन की वजह से। तो रिवर्सिबल प्रोसेस के केस में हीट लॉस इज नॉट अलाउड। और जो रिवर्सिबल प्रोसेस होता है उसको हम क्वाजी स्टेटिकली करवाते हैं, सो दैट द सिस्टम मस्ट रिमेन इन थर्मोडायनेमिकल इक्विलिब्रियम थ्रू आउट द प्रोसेस। और मैंने बताया था क्वाजी स्टेटिकली हमारे पास क्या होता है, क्वाजी स्टेटिक प्रोसेस वो होता है जिसको हम बहुत स्लोली धीरे धीरे करवाते हैं, मतलब कि हम ए स्टेट से जाएंगे बी स्टेट पे वेरी स्लोली, सो दैट देयर मस्ट नॉट बी सीमिंग थर्मोडायनेमिकल चेंज इन द सिस्टम। तो इसलिए हम क्या बोल सकते हैं कि रिवर्सिबल प्रोसेस के हमारे पास कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं करवाने के, कि रिवर्सिबल प्रोसेस को हम कैसे करवा सकते हैं। तो रिवर्सिबल प्रोसेस को करवाने के लिए जैसा कि मैंने बताया कि जो हमारे पास सिस्टम है दैट मस्ट रिमेन इन थर्मोडायनेमिकल इक्विलिब्रियम, थर्मोडायनेमिकल इक्विलिब्रियम। रिवर्सिबल प्रोसेस को करवाने के लिए सिस्टम थर्मोडायनेमिकल इक्विलिब्रियम में होना चाहिए। और थर्मोडायनेमिकल इक्विलिब्रियम का मतलब हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, थर्मोडायनेमिकल इक्विलिब्रियम का मतलब है कि सिस्टम मस्ट बी इन मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, सिस्टम मस्ट बी इन थर्मल इक्विलिब्रियम एंड सिस्टम मस्ट बी इन केमिकल इक्विलिब्रियम। तो अगर तीनों तरह के इक्विलिब्रियम सिस्टम के अंदर हैं तो ऐसे इक्विलिब्रियम को हम थर्मोडायनेमिकल इक्विलिब्रियम बोलते हैं। तो रिवर्सिबल प्रोसेस को करवाने के लिए सिस्टम का थर्मोडायनेमिकल इक्विलिब्रियम में होना जरूरी हमारे पास होता है। और दूसरा हमारे पास देयर मस्ट बी नो डिसिपेशन इफेक्ट ऑन द सिस्टम। तो हम क्या बोलते हैं कि रिवर्सिबल प्रोसेस को करवाने के लिए नो डिसिपेशन इफेक्ट्स मस्ट बी देयर। ऐसे इफेक्ट्स हमारे पास नहीं होने चाहिए जो कि सिस्टम की एनर्जी को, सिस्टम की हीट को हमारे पास जो डिसिपेट करे या कम करे या खत्म करे। देयर मस्ट बी नो डिसिपेशन इफेक्ट्स, जैसे कि हमारे पास फ्रिक्शन की वजह से एनर्जी लॉस होता है, विस्कोसिटी की वजह से एनर्जी लॉस होता है। तो ऐसे सिस्टम के अंदर हमारे पास जो इफेक्ट्स नहीं होने चाहिए अगर हमने रिवर्सिबल प्रोसेस हमारे पास करवाना है। द सिस्टम और नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास द प्रोसेस शुड बी इन ऑफ क्वाजिटेटिव टाइप। तो प्रोसेस हमारे पास जो क्वाजिटेटिव प्रोसेस होना चाहिए। क्वाजिटेटिव प्रोसेस मतलब कि जिसको हम बहुत स्लोली करवाएं, तो जो हमारे पास थर्मोडायनेमिक वेरिएबल हैं
उनमें हमें चेंज ना लगे। तो ये हमारे पास जो है थर्ड कंडीशन है, दैट इज प्रोसेस शुड बी क्वेजी स्टैटिक प्रोसेस, क्वेजी स्टैटिक। और चौथा पॉइंट है हमारे पास, द सिस्टम शुड नॉट लूज हीट थ्रू कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। तो जो सिस्टम है हमारे पास, सिस्टम मस्ट नॉट लूज हीट, सिस्टम हीट ना लॉस करे। और हमें पता है कि हीट कैसे लॉस होती है, थ्रू द कंडक्शन। आपको पता है कि हीट को कनेक्ट होने के लिए हमारे पास मीडियम की ज़रूरत होती है, तो उस वहाँ पे हीट कंडक्शन का कोई सोर्स नहीं होना चाहिए। तो अगर सिस्टम को हमने इक्विलिब्रियम में रखना है तो हीट मस्ट नॉट बी फ्लो थ्रू कंडक्शन फ्रॉम द सिस्टम टू द सराउंडिंग्स। और उसी तरह से कन्वेक्शन हमारे पास होता है। कन्वेक्शन हमारे पास क्या होता है, हीट जब मोलिक्यूल्स टू मोलिक्यूल हमारे पास जो है ट्रांसफर होती है तो उसको हम कन्वेक्शन बोलते हैं। तो कन्वेक्शन की वजह से भी हीट ट्रांसफर नहीं होना चाहिए और रेडिएशन की वजह से भी हीट ट्रांसफर नहीं होनी चाहिए। हमें पता है कि जो हमारे पास रेडिएशंस होती है वो रेडिएशंस भी हमारे पास जो हीट एक तरह से लूज करती है। जैसे हमारे पास कोई गर्म चीज़ होती है, गर्म चीज़ के सामने आप खड़े हो जाओ तो आपको हीट आने लगती है, तो वो हीट हमारे पास जो है थ्रू दी रेडिएशंस हमारे पास जो है पहुंचती है, जिनको हम हीट रेडिएशंस बोलते हैं। तो सिस्टम को इक्विलिब्रियम में रखने के लिए हमारे पास सिस्टम शुड नॉट लूज हीट। तो ये चार हमारे पास जो है एक तरह से कह सकते हैं हमारे पास कि ये हमारे पास एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स है सिस्टम को थर्मोडायनेमिकल इक्विलिब्रियम में रखने के लिए या रिवर्सिबल प्रोसेस को करवाने के लिए। तो सिस्टम विल बी रिवर्सिबल इफ these four requirements are essential। अगर हम देखें तो एक्चुअल प्रैक्टिस में इट इज नॉट सेटिस्फाई आइदर ऑफ द एबव मेंशन्ड रिक्वायरमेंट्स। तो जो अभी हमने रिक्वायरमेंट्स डिस्कस की, इस तरह की रिक्वायरमेंट्स होना किसी भी सिस्टम में हमारे पास जो है पॉसिबल नहीं है। डेली लाइफ में अगर हम देखते हैं तो सिस्टम हीट लूज करता ही करता है, चाहे किसी वे में वो हीट को लूज करे। तो इसलिए हम शॉर्ट में बोल सकते हैं कि कोई भी प्रोसेस हमारे पास जो है एक्चुअली रिवर्सिबल नहीं होता। तो रिवर्सिबल प्रोसेस एक आइडियल केस है। जो हमें नेचर में प्रोसेस देखने को मिलते हैं वो सारे के सारे हमारे पास जो है इरिवर्सिबल प्रोसेस होते हैं। तो जो चार रिक्वायरमेंट्स है सिस्टम को हमारे पास रिवर्सल बनाने के लिए, वो रिक्वायरमेंट्स कहीं ना कहीं हमारे पास जो है फेल हो जाती है। तो इसलिए कोई भी नेचुरल प्रोसेस हमारे पास जो है स्ट्रिक्टली रिवर्सिबल नहीं है। तो हम बोल सकते हैं कि कुछ लिमिट तक प्रोसेस हमारा जो है इरिवर्सिबल होता ही होता है। तो जैसे अगर हम इसकी सिमिलरिटी देखें तो हम एक वेटलेस स्ट्रिंग की बात करते हैं कि हमारे पास हमें एक ऐसा स्ट्रिंग बनाए जिसका वेट ना हो, लेकिन हमें पता है कि विदाउट वेट स्ट्रिंग हम नहीं बना सकते, क्योंकि हर एक मटेरियल का हमारे पास कुछ ना कुछ वेट होता है, हाउएवर इट मे बी स्मॉल। तो वेटलेस स्ट्रिंग बनाना जैसे हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, तो उसी तरह से रिवर्सिबल प्रोसेस के केस में जो रिवर्सिबल प्रोसेस की रिक्वायरमेंट है उनको भी फुलफिल करना हमारा जो है ईजी नहीं है। और उसी तरह से हम क्या बोल सकते हैं कि फ्रिक्शनलेस पुली इन मशीन्स। तो मशीन्स में जो हम फ्रिक्शनलेस पुली बनाते हैं कि जरा भी फ्रिक्शन हमें देखने को ना मिले। तो जैसे मशीन्स के केस में हमारे पास कुछ ना कुछ फ्रिक्शन हो ही जाता है, वो फ्रिक्शन हमारे पास स्मॉल होता है और उसकी वजह से हमारे पास रोटेशनल मोशन पे फर्क पड़ता है जो हमारे पास पुली होती है। तो इसलिए फ्रिक्शन रह ही जाता है और उसी तरह से वेट रह ही जाता है। मतलब कि कोई स्ट्रिंग हमारे पास जो है प्योरली वेटलेस नहीं बनती और कोई भी पुली हमारे पास जो फ्रिक्शनलेस नहीं बनती। तो जिस तरह से वहाँ पे एक इम्पॉसिबिलिटी है कि हमारे पास ना तो वेटलेस पूरा बनेगा
ना तो हमारे पास फ्रिक्शन खत्म होगा। तो उसी तरह से रिवर्सिबल प्रोसेस भी पूरी तरह से हमारे पास रिवर्सिबल नहीं हम बना सकते। कहीं ना कहीं जो हमारे पास रिक्वायरमेंट्स है रिवर्सिबल प्रोसेस की बनाने की, वो कहीं ना कहीं हमारे पास जो फेल हो जाती है। तो इसलिए कोई भी प्रोसेस नेचर में हमारे पास जो है रिवर्सिबल नेचर का नहीं होता। रियल लाइफ में हम जो है रिवर्सिबल प्रोसेस को नहीं देख पाते या अंडरस्टैंड कर पाते। और फिर नेक्स्ट टाइप का प्रोसेस हमारे पास है इरिवर्सिबल प्रोसेस। इरिवर्सिबल प्रोसेस तो हम शॉर्ट में बोल सकते हैं कि जो प्रोसेस हमारे पास जो है रिवर्सिबल नेचर का नहीं होता, उसको हम इरिवर्सिबल प्रोसेस बोलते हैं। और इरिवर्सिबल प्रोसेस वो होता है जो कि किसी इनिशियल स्टेट से जाने के बाद किसी इंटरमीडिएट स्टेट पे जाता है और वहां से वो दोबारा से इनिशियल स्टेट पे हमारे पास नहीं पहुंचता। तो कहीं ना कहीं सिस्टम के जो वेरिएबल्स हैं उनमें हमें चेंज देखने को मिलता है, और जो सराउंडिंग्स के हमारे पास वेरिएबल्स हैं उनमें भी हमें चेंज देखने को मिलता है। तो ये प्रोसेस इज सेड टू बी इरिवर्सिबल if it does not permit the system to return to the initial state without producing changing in itself or its surroundings or both। मतलब क्या हुआ कि हमारे पास जैसे कि हमने पहले लिया था वॉल्यूम और प्रेशर, हम ए स्टेट से चले और हम पहुंच गए बी स्टेट से बाय चेंजिंग वॉल्यूम एंड प्रेशर। तो हमने वॉल्यूम हमारा वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, प्रेशर हमारा डिक्रीज हुआ, हम बी स्टेट पे पहुंच गए। तो अगर बी स्टेट से दोबारा हमने इनिशियल स्टेट ए पे पहुंचना है, तो इस केस में हम क्या देखते हैं कि हमारे पास कोई दूसरे थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स हैं, उनमें हमें चेंज करना पड़ेगा दोबारा से इनिशियल स्टेट पे पहुंचने के लिए। तो इसलिए हम क्या बोलेंगे कि सिस्टम में भी हमारा चेंज हो जाएगा और जो सराउंडिंग है उसमें भी हमारा जो है चेंज हो जाएगा। तो अगर हम सराउंडिंग को ना छेड़ें तो ए स्टेट पे पहुंचना यहाँ पे हमारे लिए जो पॉसिबल नहीं होगा। तो अगर हम सराउंडिंग में चेंज करते हैं तो हम क्या बोलते हैं कि सराउंडिंग में भी हमारे पास कुछ थर्मोडायनेमिक वेरिएबल में हमारे पास चेंज होगा जो कि इरिवर्सिबल प्रोसेस को बना देगा, इस प्रोसेस को इरिवर्सिबल बना देगा। तो रिवर्सिबल प्रोसेस होने के लिए देयर मस्ट नॉट बी चेंज इन सिस्टम एंड देयर मस्ट बी चेंज इन सराउंडिंग। तो इसलिए कोई भी प्रोसेस हमारे पास जो इरिवर्सिबल नेचर का नहीं होता, और हमने पहले पढ़ा हुआ है कि इरिवर्सिबल प्रोसेस के केस में जो चेंज इन एंट्रोपी है दैट इज ग्रेटर देन जीरो। तो चेंज इन एंट्रोपी इन केस ऑफ एनी प्रोसेस विच इज इरिवर्सिबल इज ग्रेटर देन जीरो। तो नेचुरल प्रोसेस हमारे पास जो है नेचर में जो प्रोसेस हैं उनके केस में हमारे पास एंट्रोपी हमेशा ही ग्रेटर देन जीरो हमारे पास होती है। ऑल द नेचुरल प्रोसेसेस आर इरिवर्सिबल इन नेचर, सो एंट्रोपी चेंज मस्ट बी ग्रेटर देन जीरो। मतलब कि जो एंट्रोपी है वो इंक्रीज करती रहती है हमारे पास जो भी इरिवर्सिबल प्रोसेस हमारे पास होता है। और फिर हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ इरिवर्सिबल प्रोसेस की। टाइप्स ऑफ इरिवर्सिबल प्रोसेस। टाइप्स ऑफ इरिवर्सिबल प्रोसेस तो बोलता है ड्यूरिंग द इरिवर्सिबल प्रोसेस द सिस्टम इज नॉट इन थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम विद द सराउंडिंग। तो हमने बात की थी रिवर्सिबल प्रोसेस की कि रिवर्सिबल प्रोसेस के केस में थर्मोडायनेमिकल इक्विलिब्रियम हमारे पास होना चाहिए। तो इरिवर्सिबल प्रोसेस के केस में थर्मोडायनेमिकल इक्विलिब्रियम हमारे पास नहीं होता। तो थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में हमारे पास क्या था, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, थर्मल इक्विलिब्रियम और केमिकल इक्विलिब्रियम। तो एनी ऑफ absence in
these equilibrium make the process to be irreversible। तो irreversible प्रोसेस कैसे बनता है? जब थर्मोडायनेमिकल इक्विलिब्रियम ना हो, और थर्मोडायनेमिकल इक्विलिब्रियम नहीं होने का मतलब ना तो केमिकल इक्विलिब्रियम है, ना मैकेनिकल इक्विलिब्रियम है, ना थर्मोडायनेमिकल इक्विलिब्रियम है। जब एक कोई भी इक्विलिब्रियम हमारे जो सिस्टम के में हमें देखने को नहीं मिलता, तो हम क्या बोलते हैं? सिस्टम हमारा जो है इरिवर्सिबल नेचर का है। तो हमारे पास एग्जांपल्स ऑफ इरिवर्सिबल प्रोसेसेस इन्वॉल्विंग द एब्सेंस ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम आर हियर। तो जो हमारे पास डिफरेंट टाइप के इक्विलिब्रियम है, जिनको कि हम थर्मोडायनेमिकल इक्विलिब्रियम बोलते हैं, उनके हमारे पास जो कुछ एग्जांपल हैं। तो जैसा कि जो सबसे पहला है हमारे पास मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। तो इरिवर्सिबल प्रोसेस के केस में हम मैकेनिकल इक्विलिब्रियम के बारे में बात करेंगे। मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। तो मैकेनिकल इक्विलिब्रियम हमारे पास क्या है कि हमने बोला कि इरिवर्सिबल प्रोसेस के केस में थर्मोडायनेमिकल इक्विलिब्रियम नहीं होता। तो हम क्या बोलेंगे? इरिवर्सिबल प्रोसेस के केस में मैकेनिकल इक्विलिब्रियम नहीं होता, क्योंकि मैकेनिकल इक्विलिब्रियम भी थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम का पार्ट है। Here either the mechanical energy is distributed or the other form of energy are converted into heat। क्योंकि हमें पता है जब हम किसी प्रोसेस को करवाते हैं तो मैकेनिकल एनर्जी एक तरह से यूज होती है, और मैकेनिकल एनर्जी जो है उसकी डिसिपेशन होती है, वो या तो हीट एनर्जी में हमारे पास कन्वर्ट हो जाती है या किसी दूसरी फॉर्म में हमारे पास जो है यहाँ पे चेंज हो जाती है। तो मैकेनिकल इक्विलिब्रियम अटेन करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता। मतलब जो मैकेनिकल एनर्जी हम यूज कर रहे हैं वो किसी दूसरे फॉर्म में चेंज हो जाती है, चाहे वो थोड़ी सी हमारे पास वहाँ पे चेंज हो। और इंटर कन्वर्जन ऑफ एनर्जी इज नॉट पॉसिबल टू चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी। तो हम क्या बोलें कि हमने मैकेनिकल एनर्जी को हीट में कन्वर्ट कर दिया, अब हमने हीट को दोबारा से मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना है टोटली, तो वो हमारे लिए पॉसिबल हमारे पास नहीं होता। इंटर कन्वर्जन ऑफ एनर्जी मे बी आइदर आइसोथर्मल और आइडियाबैटिक कंडीशंस। तो या तो हम आइसोथर्मल प्रोसेस करवा सकते हैं या तो हम आइडियाबैटिक प्रोसेस करवा देते हैं। अगर हम आइसोथर्मल प्रोसेस की बात करते हैं तो आइसोथर्मल प्रोसेस का मतलब कि हमने टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना है। तो सिस्टम इज इन डायरेक्ट और ओपन कॉन्टैक्ट विद द सराउंडिंग, एंड इन केस ऑफ एडियाबैटिक कंडीशन सिस्टम इज आइसोलेटेड फ्रॉम द सराउंडिंग। तो प्रोसेस को हम आइसोथर्मल या एडियाबैटिकली करवा सकते हैं। तो आइसोथर्मल का मतलब क्या होता है? हम क्लोज सिस्टम लेते हैं, और आइसोलेटेड का मतलब क्या होता है? हम एक आइसोलेटेड सिस्टम लेते हैं। तो जैसे हमने एक क्लोज कंटेनर के अंदर गैस ली, यहाँ पे हमने एक आइसोलेटेड कंटेनर या डबल वार्ड कंटेनर के अंदर गैस ली। तो इस तरीके से हम यहाँ पे कोशिश कर सकते हैं कि हम जो एनर्जी को इंटर कन्वर्जन करवाना है या तो आइसोथर्मल प्रोसेस हम करवाएं। तो आइसोथर्मल प्रोसेस के केस में टेम्परेचर कांस्टेंट रहना चाहिए, तो हम सराउंडिंग से हीट ले सकते हैं, लेकिन तब हमारे पास सराउंडिंग की हीट में भी चेंज होगा, तो इसलिए हम उस प्रोसेस को इरिवर्सिबल बोलेंगे, क्योंकि सराउंडिंग की हीट हमारे पास यहाँ पे यूज होगी। और उसी तरह से आइडियाबैटिक कंडीशंस में भी हम ट्राई कर सकते हैं कि हमारा जो सिस्टम है वो रिवर्सिबल हमारे पास बने। इट इज कंप्लीटली आइसोलेटेड फ्रॉम द सन। तो एग्जांपल हमारे पास ऐसे हमारे पास क्या है जो इस केस में है, बोलता है कि स्टरिंग ए विस्कस फ्लूइड। तो जैसे हमारे पास कोई फ्लूइड है और हम उसको वहाँ पे स्टर करते हैं या उसको मूव करवाते हैं, तो वो भी हमारे पास यहाँ पे एक तरह का एग्जांपल है। उसमें हमारे पास हीट जो है सिस्टम की लूज करेगी, और डिसिपेशन ऑफ वाइब्रेशनल, रोटेशनल और ट्रांसलेशनल एनर्जी। तो सिस्टम जब मूव करता है उसकी वाइब्रेशन होती है, रोटेशनल होती है, ट्रांसलेशन होती है, तो वहाँ पे भी एनर्जी डिसिपेशन हमारे पास होती है। और इन इलास्टिक डिफॉर्मेशन में भी एनर्जी हमारे पास जो लूज होती है।
क्योंकि इन इलास्टिक में एनर्जी चेंज हमें देखने को मिलता है, तो इन इलास्टिक डिफॉर्मेशन भी हमारे पास होती है। कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू हीट ड्यू टू द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू ए रेजिस्टर। तो जब किसी कंडक्टर में से हमारे पास इलेक्ट्रिक एनर्जी फ्लो मतलब करंट फ्लो होता है, तो जो रेजिस्टेंस है उसकी वजह से हमें हीटिंग इफेक्ट देखने को मिलता है, तो वहाँ भी एनर्जी लॉस हमारे पास होता है। डिसिपेशन ऑफ मैग्नेटिक एनर्जी ड्यू टू हिस्टेसिस। तो हिस्टेसिस की जो हमारे पास लॉस हैं वो भी हमें मैग्नेटिक इफेक्ट्स की वजह से वहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो लॉस हमें देखने को मिलते हैं, तो इसलिए मैकेनिकल इक्विलिब्रियम हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। अगर हम सोचें कि सिस्टम की मैकेनिकल एनर्जी हमारे पास किसी दूसरे फॉर्म में हमारे पास चेंज हो रही है और दूसरे फॉर्म से एनर्जी दोबारा से मैकेनिकल एनर्जी में टोटली कन्वर्ट हो रही है, तो ये हमारे लिए यहाँ पे पॉसिबल नहीं होता। तो जैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसी सिस्टम में से हमारे पास फ्लो हुई और हीटिंग हुई, अब हम चाहते हैं कि वही हीट दोबारा से हमारी जो है यूज हो जाए, जो कि सेम इलेक्ट्रिक करंट हमारे पास बना दे, तो ऐसा हमारे जो है पॉसिबल नहीं होता। तो ये हमारे पास थी बात मैकेनिकल इक्विलिब्रियम की। तो जैसे हमें मैकेनिकल इक्विलिब्रियम एक्सटर्नल देखने को नहीं मिलता, उसी तरह से हमें जो है इंटरनल मैकेनिकल इक्विलिब्रियम भी हमें देखने को नहीं मिलता। तो प्रोसेस, ऐसे प्रोसेस जिनमें कि हमें अब्सेंस ऑफ इंटरनल मैकेनिकल इक्विलिब्रियम हमारे पास होता है, तो उसमें क्या होता है कि मैकेनिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इंटरनल एनर्जी और वाइस वर्सा। तो जिसमें कि हम ये सोच सकते हैं कि मैकेनिकल एनर्जी हमारी जो है इंटरनल एनर्जी में हमारे पास कन्वर्ट हो जाए और इंटरनल एनर्जी हमारी जो है मैकेनिकल एनर्जी में हमारे पास जो है कन्वर्ट हो जाए। तो जैसे कि फ्री एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस इनटू वैक्यूम। तो जैसे हमारे पास कोई गैस है और उसका एक्सपेंशन हमारे पास होता है, तो मैकेनिकली हम उस एक्सपेंडेड गैस को दोबारा से कंप्रेस कर देते हैं, तो वहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं कि मैकेनिकल एनर्जी को हम जो है टोटल जो है इंटरनल एनर्जी में कन्वर्ट नहीं कर पाते। मतलब क्या हुआ कि जितना गैस एक्सपेंड होके काम करेगी वो हमारे पास मैकेनिकल एनर्जी होगी, और जितना काम किया उसी से हम दोबारा जो है वहाँ पे गैस को टोटली इनिशियल स्टेट पे कंप्रेस नहीं कर सकते हैं। और हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल है थ्रॉटलिंग प्रोसेस। तो थ्रॉटलिंग प्रोसेस में जब हम किसी पिस्टन को नीचे दबाते हैं तो वहाँ पे गैस हमारे पास जो है कुछ लीक कर जाती है, तो देयर मस्ट बी लीकेज ऑफ गैस एंड देयर में बी लीकेज ऑफ सम एनर्जी। और कोलैप्स ऑफ सरफेस फिल्म सच एज कोलैप्स ऑफ ए बबल। तो जैसे हम बबल बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, वहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी को एक तरह से चेंज करते हैं बबल्स हमारे, तो बबल्स वहाँ पे हमारे पास जो कुछ कोलैप्स हो जाते हैं, तो इसलिए वहाँ पे भी हमारे पास मैकेनिकल एनर्जी का लॉस वहाँ हमें देखने को मिलता है। और ब्रेकिंग ऑफ स्ट्रेस्ड वायर्स। तो जैसे हमने एनर्जी लगाई और हमने वायर को स्ट्रेच किया, तो कई बार वायर हमारे पास जो है वहाँ पे ब्रेक हो जाती है, या वो इनिशियल स्टेट पे हमें दोबारा से कंप्रेस नहीं होती, तो वहाँ भी हमारे पास एक तरह से मैकेनिकल एनर्जी का लॉस हमें जो है देखने को मिलता है। फिर नेक्स्ट टाइप का जो इक्विलिब्रियम की हमें नहीं देखने को मिलता वो है हमारे पास थर्मल इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ इरिवर्सिबल प्रोसेस। तो दूसरा हम क्या बोल सकते हैं, अब्सेंस ऑफ थर्मल इक्विलिब्रियम, अब्सेंस ऑफ थर्मल इक्विलिब्रियम। तो हमने 3 इक्विलिब्रियम पढ़े थे, थर्मोडायनेमिकल इक्विलिब्रियम जिनको हम बोलते हैं, जिनका कि किसी इरिवर्सिबल प्रोसेस में हमारे पास कोई, हमें बोल सकते हैं कि अब्सेंस होती है इन तीनों की इन केस ऑफ इरिवर्सिबल प्रोसेस, लेकिन रिवर्सिबल प्रोसेस के केस में तीनों होने चाहिए।
तो मैकेनिकल इक्विलिब्रियम के बारे में हमने डिस्कस किया। अब हम बात करेंगे एब्सेंस ऑफ थर्मल इक्विलिब्रियम। तो थर्मल इक्विलिब्रियम के केस में क्या है कि जो हमारे पास टेम्परेचर है दैट मस्ट रिमेन द कांस्टेंट इफ द प्रोसेस इज रिवर्सिबल। लेकिन अगर प्रोसेस हमारे पास इरिवर्सिबल है तो थर्मल इक्विलिब्रियम हमारे पास नहीं होना चाहिए। तो इसका एग्जांपल हमारे पास जैसे कंडक्शन ऑफ हीट, कंडक्शन ऑफ हीट, तो कोई भी प्रोसेस है हमारे पास वहाँ पे हीट, हमारे पास हीट कंडक्शन हमें देखने को मिलता है। हीट जो है हाई टेम्परेचर वाली साइड से लो टेम्परेचर वाली साइड को फ्लो करती है। और नेक्स्ट है हमारे पास रेडिएशन ऑफ हीट। तो रेडिएशन ऑफ हीट मतलब कि रेडिएशन के थ्रू भी हीट हमारी जो है फ्लो करती है। तो कोई हमारे पास हॉट बॉडी है तो उससे हीट जो है रेडिएशन की फॉर्म में वहाँ पे लूज होती है। और जो नेक्स्ट थर्ड हमारे पास जो इक्विलिब्रियम है वो है हमारे पास केमिकल इक्विलिब्रियम। तो केमिकल इक्विलिब्रियम की अब्सेंस भी हमें इरिवर्सिबल प्रोसेस के केस में देखने को मिलती है। तो अब्सेंस ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम भी हमें इरिवर्सिबल प्रोसेस के केस में देखने को मिलती है। जैसे कि हमारे पास एग्जांपल है डिफ्यूजन ऑफ गैसेस, डिफ्यूजन ऑफ गैसेस। तो गैसेस जो है वो डिफ्यूज करती है, मतलब कि उनकी रिएक्शन हमारे पास होती है वहाँ पे, मतलब मिक्सचर उनका बनता है। तो वहाँ पे हमें एक तरह से केमिकल इक्विलिब्रियम वहाँ पे देखने को नहीं मिलता, मतलब कि दोनों गैसें जो है मिक्स हो जाती है, उनकी रिएक्शन हमारे पास हो जाती है। तो हम वहाँ पे बोल सकते हैं कि वहाँ पे केमिकल इक्विलिब्रियम की जो है वो खत्म हो हमारे पास हो जाता है जब दो गैसें हमारे पास मिक्स हो जाती है। तो पहले दो डिफरेंट केमिकल थे लेकिन वो दोनों ही चेंज हो गए, मिक्स हमारे पास हो गए। और उसी तरह से डिजॉल्विंग ऑफ ए सॉलिड इनटू ए लिक्विड। तो हमारे पास डिजॉल्विंग ऑफ ए सॉलिड इन लिक्विड। तो जब हम कोई लिक्विड लेते हैं और उसमें कोई सॉलिड मटेरियल डिजॉल्व करते हैं तो जो केमिकल इक्विलिब्रियम है वो हमारा नहीं रह पाता। हम ऐसा नहीं कर सकते कि जो डिजॉल्व हुआ मटेरियल है हमारे पास हम सॉलिड को दोबारा से अलग करें और लिक्विड को दोबारा से वहाँ पे अलग करें एज इट इज। और थर्ड हमारे पास जो हमें केमिकल इक्विलिब्रियम देखने को नहीं मिलता वो हमारे पास है ऑस्मोसिस प्रोसेस। तो ऑस्मोसिस प्रोसेस के केस में भी हमें केमिकल इक्विलिब्रियम देखने को नहीं मिलता। और नेक्स्ट तो है ही जो कि हमारे पास केमिकल रिएक्शंस हैं। केमिकल रिएक्शंस के केस में भी हमें केमिकल इक्विलिब्रियम देखने को नहीं मिलता। मतलब केमिकल रिएक्शन जब हमारे पास होती है तो जो लिक्विड हैं या जो हमारे पास मटेरियल हैं वो कम्प्लीटली चेंज हमारे पास यहाँ पे हो जाते हैं, तो वो सेम नहीं रहते हमारे पास। और मिक्सिंग ऑफ मटेरियल्स, मिक्सिंग ऑफ मटेरियल्स, तो मटेरियल्स भी हमारे पास चेंज हो जाते हैं जब हम उनको मिक्स कर देते हैं। तो इस सारे प्रोसेस हम बोल सकते हैं कि इरिवर्सिबल नेचर के हैं। और इरिवर्सिबल प्रोसेस के केस में मैंने डिस्कस कर ही लिया कि ये तीनों इक्विलिब्रियम हमारे पास नहीं होते। एब्सेंस ऑफ ऑल ऑफ दीज थ्री इक्विलिब्रियम, दैट इज मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, थर्मल इक्विलिब्रियम एंड केमिकल इक्विलिब्रियम आर एब्सेंट इन केस ऑफ इरिवर्सिबल प्रोसेस। लेकिन प्रोसेस को रिवर्सिबल बनाने के लिए इन तीनों ही इक्विलिब्रियम का होना जरूरी है। और इन तीनों इक्विलिब्रियम को हम एक कंबाइन नाम देते हैं, मैंने पहले भी डिस्कस किया है। इन तीनों तरह के इक्विलिब्रियम को हम बोलते हैं थर्मोडायनेमिकल इक्विलिब्रियम। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास चेंज ऑफ एंट्रोपी ड्यूरिंग इरिवर्सिबल प्रोसेस। तो चेंज ऑफ एंट्रोपी मतलब कि जो डेल्टा एस है वो इरिवर्सिबल प्रोसेस के केस में हम देखेंगे कि हमारे पास कितना होता है या कैसे होता है। तो हमने इसको पहले भी डिस्कस किया हुआ है।
जब हमने प्रोसेस आइसोथर्मल लिए थे और प्रोसेस हमने एडियाबैटिक लिए थे, तो हमने एडियाबैटिक प्रोसेस के केस में और आइसोथर्मल प्रोसेस के केस में एंट्रोपी चेंज डिस्कस किया हुआ है, इन केस ऑफ रिवर्सिबल प्रोसेस भी और इन केस ऑफ इरिवर्सिबल प्रोसेस भी। तो अगेन हम इसको दोबारा यहाँ पे देखेंगे एक डिफरेंट अप्रोच से। तो जो हमने इरिवर्सिबल प्रोसेस के 3 केस डिस्कस किए, एक मैकेनिकल इक्विलिब्रियम वाला, एक थर्मल इक्विलिब्रियम वाला और एक केमिकल इक्विलिब्रियम वाला। तो तीनों इक्विलिब्रियम के केस में हम जो चेंज इन एंट्रोपी है उसको हम डिस्कस करेंगे। तो पहला हमारे पास है प्रोसेस इन्वॉल्विंग द अब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। तो पहले हम बात करेंगे अब्सेंस ऑफ मैकेनिकल या एक्सटर्नल मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। तो इसके केस में हम एंट्रोपी चेंज की बात यहाँ पे करेंगे। तो बोलता है कि अगर हम गैस में फ्री एक्सपेंशन की बात करते हैं तो उसमें हमें इस तरह का जो अब्सेंस ऑफ मैकेनिकल इक्विलिब्रियम है वो हमें देखने को मिलता है कि हमारे पास एक गैस है, उसको हम फ्रीली जो है एक्सपेंड होने देते हैं। और जब इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम हमारे पास जो है कांस्टेंट रहती है, तो उस केस में जो हमारे पास फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स होता है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमारे पास क्या होता है, डेल्टा क्यू इक्वल टू डी यू प्लस पी इंटू डी वी। ये हमारे पास फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स होता है। और अगर हम ऐसा सिस्टम लेते हैं जिसमें कि इंटरनल एनर्जी हमारे पास जो है कांस्टेंट रहती है, तो उस केस में डी यू हमारे पास जो है 0 होता है। तो हम क्या बोलते हैं कि इफ इंटरनल एनर्जी या इफ यू इज कांस्टेंट, अगर यू कांस्टेंट रखते हैं तो डी यू हमारे पास जो है 0 होगा, मतलब देयर विल बी नो चेंज इन यू, सो डी यू विल बी 0। तो उस केस में हम क्या बोलते हैं कि डेल्टा क्यू विल बी इक्वल टू पी इंटू डी वी। तो ये हमारे पास जो है डेल्टा क्यू बनता है पी इंटू डी वी। और हमें पता है कि जो डेल्टा एस होता है जिसको हम एंट्रोपी चेंज बोलते हैं, वो हमारे पास क्या होता है, इंटीग्रल ऑफ डेल्टा क्यू बाई टी। तो डेल्टा एस इंटीग्रल ऑफ डेल्टा क्यू बाई टी, और डेल्टा क्यू अभी हमने फाइंड आउट किया पी इंटू डी वी। तो यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, पी इंटू डी वी बाई टी। यहाँ पे चेंज जो है वॉल्यूम में हो रहा है। अगर हम इनिशियल वॉल्यूम V1 लेते हैं और फाइनल वॉल्यूम V2 लेते हैं, तो यहाँ पे हम एक लिमिट सेट कर सकते हैं कि हमारा जो सिस्टम है उसका एक्सपेंशन होता है V1 से V2, मतलब वॉल्यूम चेंज होता है। तो उसको हम V1 टू V2 P इंटू डी वी यहाँ पे लिख सकते हैं। अब हमें पता है कि PV इक्वल टू RT होता है फॉर 1 मोल ऑफ गैस। अगर मान लो हमने 1 मोल की ही गैस ली हो तो PV इक्वल टू RT हम यहाँ पे लिख सकते हैं, और T हम P के बट्टे में ले आए और V हम R के बट्टे में ले जाए, तो हम क्या बोल सकते हैं कि P बाई टी विल बी इक्वल टू R बाई V। तो यहाँ पे भी हमारे पास जो है P बाई टी है, तो इसलिए जो डेल्टा एस बनेगा वो हमारे पास क्या बनेगा, V1 टू V2, और P बाई टी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, R बाई V, और आगे है हमारे पास dV। तो यहाँ पे हमारे पास R कांस्टेंट है, तो इसलिए हम इसको R को बाहर लिख सकते हैं, और हमारे पास V1 टू V2 और dV बटा V हमारे पास यहाँ पे बनेगा। और हमें पता है कि 1 बाई वी इंटू डी वी की जो इंटीग्रेशन होती है हमारे पास, वो लॉग ऑफ V के बराबर हमारे पास होती है। तो इसलिए डेल्टा S को हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा S कैन बी रिटन एज R इंटू लॉग ऑफ E इंटू V2 बटा V1। तो ये हमारे पास यहाँ पे डेल्टा S की वैल्यू आएगी। तो ये कैसे आया, ये हमने ऑलरेडी भी डिस्कस किया हुआ है पहले भी, कि इसकी तो इंटीग्रेशन हो जाएगी लॉग ऑफ ई वी,
लेकिन जब हम लिमिट करेंगे तो ये हमारे पास जाएगा log ऑफ ई v2 माइनस log ऑफ ई v1। तो log b माइनस log a कितना होता है, सॉरी log a माइनस log b कितना होता है, log a बटा b। तो इसलिए यहाँ पे ये हमारे पास पहले आना था log ऑफ v2, फिर आना था log ऑफ v1। तो log v2 माइनस log v1 कितना होगा, log ऑफ e v2 बटा v1। तो log ऑफ e को हम नेचुरल लॉगरिथम भी बोलते हैं, इसको हम ln भी यहाँ पे बोलते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एक फॉर्मूला आता है डेल्टा एस इक्वल टू आर log ऑफ ई v2 बटा v1, जिससे कि हम जो है आगे डिस्कशन यहाँ पे करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे कि एंट्रोपी चेंज डिपेंड अपॉन आर v2 v1। तो अगर प्रोसेस हमारा जो है आइसोथर्मल है तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास प्रोसेस अगर आइसोथर्मल है तो चेंज इन एंट्रोपी ऑफ द सराउंडिंग इज जीरो। मतलब कि टेम्परेचर इस केस में हमारा जो है सिस्टम का अगर हमने कांस्टेंट रखना है तो सराउंडिंग की एंट्रोपी है वो हमारे पास जीरो होनी चाहिए, बिकॉज नो हीट फ्लोज आउट इनटू द सराउंडिंग। तो इस केस में जो हमारे पास डेल्टा एस सराउंडिंग हमारे पास रहेगा दैट विल बी जीरो। ये तो हम सिस्टम की बात कर रहे हैं कि सिस्टम का जो टेम्परेचर है वो हमने अगर कांस्टेंट रखा हुआ है तो हमें सराउंडिंग से हीट लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए देयर विल बी नो चेंज इन हीट ऑफ द सराउंडिंग, सो देयर विल बी नो चेंज in the entropy of the surrounding, so delta S surrounding will be zero और delta S system is this। तो सिस्टम की एंट्रोपी तो हमारे पास आ गई R log of E v2 बटा v1, और जो सराउंडिंग की एंट्रोपी है वो हमारे पास जीरो होगी, क्योंकि हम जो है सराउंडिंग से कोई भी हीट नहीं ले रहे हैं। तो देयर विल बी नो चेंज इन द सराउंडिंग ऑफ सराउंडिंग हीट, सो देयर विल बी नो चेंज इन एंट्रोपी ऑफ द सराउंडिंग, क्योंकि हमें पता है एंट्रोपी क्या होती है, डेल्टा क्यू इक्वल टू सॉरी डेल्टा एस इक्वल टू डेल्टा क्यू बाई टी। तो डेल्टा क्यू जीरो है तो डेल्टा एस भी हमारे पास जो है जीरो होगा। तो इसलिए हम क्या बोलेंगे कि जो हमारे पास डेल्टा एस यूनिवर्स होगा वो हमारे पास क्या होगा, डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग। तो हमारे पास यूनिवर्स की एंट्रोपी टोटल आ जाएगी। तो यूनिवर्स की एंट्रोपी किसके बराबर होती है, सिस्टम की एंट्रोपी प्लस सराउंडिंग की एंट्रोपी। अगर एंट्रोपी चेंज यूनिवर्स में हमने देखना है तो हम सिस्टम की एंट्रोपी चेंज देखेंगे और सराउंडिंग का एंट्रोपी चेंज देखेंगे, तो हमारे पास टोटल एंट्रोपी चेंज इन केस ऑफ यूनिवर्स हमारे पास आ जाएगा। तो इसलिए एंट्रोपी चेंज इन केस ऑफ यूनिवर्स हमारे पास उतना ही आएगा जितना कि हमारे पास सिस्टम का एंट्रोपी चेंज है। तो सिस्टम का एंट्रोपी चेंज हमारे पास कितना है, आर लॉग ऑफ ई v2 बटा v1। तो ये हमारे पास यूनिवर्स का एंट्रोपी चेंज होगा। यूनिवर्स क्या हुआ, एवरीथिंग, जो हमें पूरा अपने इर्द गिर्द जो भी हमारे पास जो भी अवेलेबल है दैट इज यूनिवर्स। तो इसलिए हम क्या बोल सकते हैं कि यूनिवर्स की जो एंट्रोपी है वो ग्रेटर देन जीरो हमारे पास होती है। यूनिवर्स की एंट्रोपी ग्रेटर देन जीरो होती है, क्यों, क्योंकि v2 इज ग्रेटर देन v1। अगर गैस हमारे पास एक्सपेंड हो रही है, तो मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि गैस इज एक्सपेंडिंग, तो गैस अगर एक्सपेंड होती है तो एक्सपेंशन में फाइनल वॉल्यूम इज ग्रेटर देन v1 होता है। तो v2 v1 से बड़ा है, r हमारे पास जो गैस कांस्टेंट होता है, तो इसलिए जो डेल्टा s यूनिवर्स है वो हमारे पास ग्रेटर देन जीरो होती है। तो इरिवर्सिबल प्रोसेस के केस में यहाँ पे हमने देखा कि एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स इज ग्रेटर देन जीरो हमारे पास होती है। लेकिन ये कौन सा प्रोसेस हमारे पास क्या है, ये था इन केस ऑफ
मैकेनिकल इक्विलिब्रियम कि अगर हमने सिस्टम का मैकेनिकल इक्विलिब्रियम लिया हुआ है तो मैकेनिकल इक्विलिब्रियम के केस में हमारे पास जो सिस्टम की एंट्रोपी है वो ग्रेटर देन इंक्रीज करती है या देयर एंट्रोपी चेंज हमारे पास जो यूनिवर्स का होता है वो ग्रेटर देन 0 हमें देखने को मिलता है। प्रोसेस इन्वॉल्विंग द एब्सेंस ऑफ थर्मल इक्विलिब्रियम, तो जैसा कि हमें पता है कि हीट जो होती है वो हायर टेम्परेचर वाली बॉडी से लोअर टेम्परेचर वाली बॉडी को फ्लो होती है। तो मान लो हमारे पास जो सिस्टम है उसका टेम्परेचर ज़्यादा है एज कम्पेयर टू सराउंडिंग, तो हम इस तरह से बोल सकते हैं ये हमारे पास ये हमारा सिस्टम है जिसका टेम्परेचर T1 है, ये हमारे पास सिस्टम है जिसका टेम्परेचर T1 है, और ये हमारे पास सराउंडिंग है जिसका टेम्परेचर हमारे पास जो है T2 है। तो हीट जो कि हमारे पास Q1 मान लो हम उसको ले लेते हैं, तो Q1 हीट विल फ्लो फ्रॉम द सिस्टम टू द सराउंडिंग। क्यों? क्योंकि T1 इज ग्रेटर देन T2। तो अगर हमारे पास सराउंडिंग का टेम्परेचर कम है और जो हम सिस्टम ले रहे हैं उसका टेम्परेचर हमारे पास जो है ज़्यादा है, तो ये हमें एक थर्मल इक्विलिब्रियम यहाँ पे नहीं देखने को मिलता, मतलब कि इट इज द अब्सेंस ऑफ थर्मल इक्विलिब्रियम। क्यों? क्योंकि एक बॉडी जो सिस्टम है उसका टेम्परेचर T1 है और जो सराउंडिंग है उसका टेम्परेचर हमारे पास जो है T2 है। तो इस केस में अगर हम एंट्रोपी चेंज की बात करें तो सिस्टम डेल्टा एस सिस्टम हमारे पास जो होगा दैट विल बी प्लस Q बाई Q1 बाई T1, क्योंकि सिस्टम का टेम्परेचर T1 है और सिस्टम जो हीट हमारे पास दे रहा है तो उसमें सिस्टम में हमारे पास हीट लॉस हमें देखने को मिलता है। तो डेल्टा सिस्टम विल बी इक्वल टू माइनस Q बाई T1, और जो हीट है वो सराउंडिंग को जा रही है, तो सराउंडिंग हीट हमारे पास जो गेन कर रहा है तो हम क्या बोलेंगे कि डेल्टा एस सराउंडिंग उसको जो हीट मिल रही है हमारे पास Q1 हीट मिल रही है दैट इज गेनिंग द हीट, और गेनिंग हीट इज टेकन एज प्लस Q1 और सराउंडिंग का टेम्परेचर है हमारे पास T2। तो इसलिए सराउंडिंग की हीट में कितना, सराउंडिंग की एंट्रोपी में हमें कितना चेंज देखने को मिलेगा प्लस Q1 बाई T2, क्योंकि प्लस Q1 हीट सराउंडिंग गेन कर रहा है तो गेन इन हीट इज टेकन एज पॉजिटिव, तो डेल्टा सिस्टम विल बी इक्वल टू प्लस Q1 बाई T2, और सिस्टम अपनी हीट लूज कर रहा है तो इसलिए डेल्टा सिस्टम विल बी इक्वल टू माइनस Q1 बाई T1। तो इसलिए डेल्टा एस यूनिवर्स अगर हमने निकालना है तो दोनों को हम ऐड करेंगे, तो डेल्टा एस यूनिवर्स विल बी इक्वल टू डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग, मतलब ये हमारे पास कितना बना माइनस Q1 बाई T1 प्लस Q1 बाई T1। तो ये हमारे पास जो है यहाँ पे बनेगा। तो इसको अगर हम देखते हैं तो इट विल बी पॉजिटिव, तो हम क्या बोलेंगे डेल्टा एस इनवर्स विल बी पॉजिटिव इन केस ऑफ थर्मल इक्विलिब्रियम आल्सो। तो ये पॉजिटिव कैसे बनेगा, यहाँ पे Q1 तो हमारे पास दोनों में है, तो ये हमारे पास बनेगा 1 बाई T1 प्लस 1 बाई T2, तो यहाँ पे 1 बाई T2, और हमें पता है कि T1 ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि सिस्टम का टेम्परेचर ज़्यादा है, T1 इज ग्रेटर देन T2, तो T1 ज़्यादा है तो ये जो टर्म है ये हमारे पास लेस होगी, और यहाँ पे माइनस साइन भी है, और जो 1 बाई T2 है, T2 हमारे पास कम है तो 1 बाई T2 हमारे पास जो ज़्यादा होगा तो हमारे पास ज़्यादा होगी। तो हम क्या बोलेंगे जो प्लस वाली टर्म है वो ज़्यादा है और माइनस वाली टर्म हमारे पास कम है, तो इसलिए पॉजिटिव हमारे पास बनेगी। तो इसलिए हम यहाँ भी बोलेंगे कि डेल्टा एस यूनिवर्स इज ग्रेटर देन 0 इन केस ऑफ a process that is irreversible process where no thermal equilibrium is there। फिर
इसके बाद लास्ट में हमारे पास बचता है प्रोसेस इन्वॉल्विंग द एब्सेंस ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। तो सबसे पहले हमने मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में डिस्कस किया कि वहाँ पे भी एंट्रोपी चेंज ग्रेटर देन 0 होता है, और फिर हमने थर्मल इक्विलिब्रियम के केस में भी डिस्कस किया कि हमारे पास जो एंट्रोपी चेंज है वो ग्रेटर देन 0 होता है। फिर लास्ट में हम जो है केमिकल इक्विलिब्रियम के केस में भी इस चीज को यहाँ पे देखेंगे। तो इन अब्सेंस ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम, तो केमिकल इक्विलिब्रियम के केस में भी हमें पता है कि इरिवर्सिबल प्रोसेस के केस में केमिकल इक्विलिब्रियम नहीं होता। तो अब्सेंस ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम के केस में भी हम देखेंगे कि एंट्रोपी चेंज हमारे पास जो कितना होगा। तो केमिकल इक्विलिब्रियम का हमारे पास एग्जांपल क्या है, जब हम दो गैसेस को यहाँ पे मिक्स करते हैं। तो डिफ्यूजन ऑफ गैसेस में बी कंसिडर्ड एज द एग्जांपल ऑफ दिस कैटेगरी ऑफ प्रोसेस इन विच अब्सेंस ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम इन देयर। तो जो डिफ्यूजन होता है वो एक तरह से हमारे पास गैसेस का एक्सपेंशन होता है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम क्या करते हैं, दो डिफरेंट कंटेनर के बीच में एक सेपरेशन लेते हैं और दोनों में हम अलग अलग गैस ले लेते हैं। मान लो ये गैस हमने यहाँ पे ए ले ली, ये गैस हमने यहाँ पे बी ले ली। तो जैसे ही हम ये बीच वाली जो स्लिट है इसको यहाँ से हटाते हैं तो एक गैस के मॉलिक्यूल है वो दूसरी में चले जाएंगे, दूसरी के मॉलिक्यूल जो है पहले में हमारे पास आ जाएंगे। तो ये गैस का एक्सपेंशन है एक तरह का, जिसमें हम क्या बोलते हैं कि ए गैस का वॉल्यूम भी इंक्रीज करेगा, बी गैस का वॉल्यूम भी इंक्रीज करेगा। तो ए गैस का जितना वॉल्यूम बनेगा और बी का जो फाइनल वॉल्यूम बनेगा वो वॉल्यूम हमारे पास जो यहाँ पे बराबर ही होगा। तो ओरिजिनली जो गैस का वॉल्यूम है वो हमारे पास B1 था। मान लो ए गैस का वॉल्यूम B1 था और बी गैस का वॉल्यूम B2 था, लेकिन उनका कंबाइंड वॉल्यूम अगर हम देखें आफ्टर मिक्सिंग वो हमारे पास जो है वहां पे एक तरह से हम बोल सकते हैं कि बी वॉल्यूम बनेगा, जो कि दोनों का वॉल्यूम आफ्टर मिक्सिंग जो है हमारे पास बराबर होगा। तो इस केस में हमारे पास इंक्रीज ऑफ एंट्रोपी हमें देखने को मिलेगा। वो हमारे पास जो कि जैसा कि हमने पिछले एग्जाम्पल में पहले एग्जाम्पल में डिस्कस किया था कि डेल्टा एस यूनिवर्स हमारे पास जो होगा वो हमारे पास एन आर लॉग ऑफ ई V2 बटा V1 हमारे पास होगा। एन यहाँ पे नंबर ऑफ मोल ऑफ द गैसेज है। तो ये हमारे पास जो पहले एग्जाम्पल में हमने डिस्कस किया था कि हमारे पास जो एंट्रोपी बनेगी, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम B1 से B2 हमारे पास जो यहाँ पे चेंज कर रहा है दोनों गैस को मिक्स करने पे, तो ये हमारे पास यहाँ पे इस तरह से एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स यहाँ पे बनेगी। तो अगर हम इस फॉर्मूले का यूज करते हैं, अगर हम पहले गैस की बात करते हैं तो हम क्या बोलते हैं कि टोटल एंट्रोपी चेंज डेल्टा एस यूनिवर्स विल बी इक्वल टू डेल्टा एस यूनिवर्स ऑफ गैस 1 एंड डेल्टा एस यूनिवर्स फॉर गैस 2। तो गैस 1 का जो एंट्रोपी चेंज होगा, एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स प्लस गैस 2 का जो एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स होगा, उनको हम दोनों को ऐड करेंगे टोटल एंट्रोपी चेंज को निकालने के लिए। तो मतलब दोनों ये जो फॉर्मूला है हम दोनों गैसेस पे यहाँ पे लगाएंगे। तो एक के केस में भी हमारे पास वही फॉर्मूला बनेगा एन आर लॉग ऑफ ई V2 बटा V1 प्लस एन आर लॉग ऑफ ई V2 बटा V1। तो V2 इज ग्रेटर देन V1। तो दोनों ही की जो हमारे पास पहली गैस के लिए दूसरी गैस के लिए V2 और V1 है, वो हमारे पास जो है यहाँ पे V2 इज ग्रेटर देन V1 हमारे पास रहेगा। तो N1 एंड N2 आर द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द बोथ गैसेस। तो यहाँ पे हमारे पास N1, यहाँ पे हमारे पास जो है N2 आएगा, लेकिन V2 इज ग्रेटर देन V1, तो इसलिए हम क्या बोलेंगे कि दोनों ही जो टर्म है हमारे पास
ये वाली भी ग्रेटर देन जीरो हमारे पास होगी। तो ग्रेटर देन जीरो क्यों होगी? क्योंकि V2 इज ग्रेटर देन V1। पहले इसका वॉल्यूम V1 था, और जो हमारे पास V2 यहाँ पे हमारे पास रहेगा। तो अगर हम यहाँ पे V1 को इनिशियल वॉल्यूम मानते हैं और V2 को फाइनल वॉल्यूम मानते हैं, तो V2 को हम फाइनल वॉल्यूम मानते हैं, तो इसको आप V1 डैश भी मान सकते हैं पहले। तो V2 is the final volume, that is the greater than volume of the V1 and volume of the V1 dash। तो दोनों ही हमारे पास जो है पॉजिटिव टर्म होगी, तो इसलिए हम क्या बोलेंगे कि डेल्टा एस इनवर्स विल बी ग्रेटर देन जीरो, क्योंकि ये दोनों ही टर्म ग्रेटर देन जीरो हमारे पास है। तो डेल्टा एस इनवर्स must be greater than zero when there is absence of chemical equilibrium। तो यहाँ पे हमारे पास केमिकल इक्विलिब्रियम नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि दोनों गैस केमिकली मिक्स हो रही है और उनको हम सेपरेट यहाँ पे नहीं कर पाएंगे। तो ये भी हमारे पास एक अब्सेंस ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम का एग्जांपल है, और उसके केस में एंट्रोपी चेंज भी ग्रेटर देन जीरो हमारे पास होता है। तो इनसे हम एक यहाँ पे रिजल्ट निकाल सकते हैं कि इन ऑल रिवर्सिबल प्रोसेस द एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स इज ऑलवेज, एंट्रोपी चेंज ऑफ द यूनिवर्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो। या हम क्या बोल सकते हैं कि एंट्रोपी ऑलवेज इंक्रीजेस ऑफ द यूनिवर्स। ओनली इन द केस ऑफ रिवर्सिबल प्रोसेस द चेंज इन एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स इज ग्रेटर देन जीरो। एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स इज जीरो। तो इरिवर्सिबल प्रोसेस के केस में ही एंट्रोपी चेंज जीरो होता है, लेकिन इरिवर्सिबल प्रोसेस के केस में एंट्रोपी चेंज ग्रेटर देन जीरो हमारे पास होता है। ऑल प्रोसेसेस प्रोसीड इन ए मैनर सो दैट द एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स इंक्रीजेस और टेंड्स टुवर्ड द मैक्सिमम। तो जितने भी हमारे पास नेचर में इरिवर्सिबल प्रोसेस हैं, तो सभी इरिवर्सिबल प्रोसेस इस तरह से अकर करते हैं कि एंट्रोपी हमेशा ही इंक्रीज करती रहती है, and system tries to attain entropy of maximum value। बोलता है कि the change in entropy of the universe is never negative, मतलब डेल्टा एस can never be negative। some part of the entropy of the system can decrease, मतलब कि एंट्रोपी किसी सिस्टम की हमारे पास डिक्रीज हो सकती है, लेकिन सिस्टम के किसी दूसरे पार्ट की जो एंट्रोपी है वो इंक्रीज करेगी, और वो हमेशा ही ग्रेटर देन टोटल एंट्रोपी जो है सिस्टम की हमारे पास जो है सिस्टम या सराउंडिंग की हमारे पास जो टोटल एंट्रोपी जो है वो ग्रेटर देन जीरो ही हमारे पास बनेगी। तो यूनिवर्स का कुछ पार्ट है उसकी एंट्रोपी हमारे पास डिक्रीज कर सकती है, लेकिन जो रिमेनिंग पार्ट है उसकी एंट्रोपी हमारे पास जो इंक्रीज करेगी, और हमेशा यूनिवर्स की जो एंट्रोपी है वो हमारी पॉजिटिव, मतलब एंट्रोपी चेंज हमें जो हमेशा ही जो है पॉजिटिव देखने को वहाँ पे मिलेगा। तो डेल्टा एस ऑफ द यूनिवर्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो। हाउएवर सम पार्ट ऑफ द एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम may decrease, but some another part of the universe have more entropy and positive, so overall entropy change will be greater than zero।